नमस्ते और इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। रियासतों का विलीनीकरण हम सब जानते हैं, एक मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके चलते नए राज्य 4 प्रशासनिक श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी और डी में बढ़ गई। यह सीरीज मुख्य 3 कैटेगरी यानी पार्ट ए, बी और सी पर गौर करती है। पहले कुछ एपिसोड में हम भाग ए के अंतर्गत आने वाले राज्यों और उन्हें बनाने वाली रियासतों के विलय का पता लगाएंगे। मतलब वे राज्य जिनकी रियासतों को उनके संबंधित ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया था। इसमें सभी प्रकार की रियासतें शामिल थीं, जैसे कि बड़ौदा, कोल्हापुर जैसे बड़े राज्यों से लेकर संदूर जैसे छोटे और कम जाने पहचाने राज्य और गुजरात और उड़ीसा के छोटे राज्य। राज्यों के अधिकांश विलय समझौतों को, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलय समझौतों को एक तरह से प्रमाण बना के तैयार किया गया था और उनका प्रशासन प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अगले 11 एपिसोड में इनमें से प्रत्येक राज्य और राज्य समूहों की कहानी को अधिक विस्तार से सुनते हैं। ये सारे एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इन आर्टिकल की मदद से हमने ये चर्चा तैयार की है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो जैसा हमने सुना, पार्ट ए राज्य वो थे जहां रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाया गया। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात कर रहे हैं, भारत की आज़ादी के ठीक बाद का समय। जी हाँ, वो दौर जब भारत का नक्शा बन रहा था, बदल रहा था। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर देखेंगे मद्रास प्रांत को और जानेंगे कि कैसे 3 रियासतें पुदुकोट्टई, बंगनपल्ले और संदूर इसमें शामिल हुईं। ये वो रियासतें थीं जो आप कह सकते हैं भौगोलिक रूप से पूरी तरह मद्रास प्रांत के अंदर थीं। अलग थलग रियासतें हैं, आइसोलेटेड स्टेट्स जिन्हें कहा गया है। हाँ, द्वीप जैसी। तो आज़ादी के बाद इनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल था, है ना? बिल्कुल, भविष्य अनिश्चित था। क्या वो आज़ाद रहेंगी या कहीं और जाएंगी या भारत का हिस्सा बनेगी, और बनेगी तो कैसे, यही सब सवाल थे। और आज की हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है आर्टिकल 8.pdf नाम के एक दस्तावेज पर। इसमें इन तीनों रियासतों के भारत में मिलने की पूरी कहानी है। जी, उस दस्तावेज में बातचीत, जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसका अच्छा ब्यौरा मिलता है। तो आज हम उसी स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये विलय कैसे हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कि ये रियासतें जिनका अपना इतिहास था, अपने शासक थे, अपनी पहचान थी, वो कैसे भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। ये सिर्फ प्रशासनिक विलय तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें शासकों की व्यक्तिगत दुविधाएं थीं। सरदार पटेल, वीपी मेनन जैसे बड़े नेताओं की भूमिका थी, और विलय के बाद भी कुछ चुनौतियां सामने आई। अच्छा। स्रोत हमें दिखाता है कि तीनों के अनुभव भी थोड़े अलग अलग रहे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रक्रिया कितनी सहज थी या चुनौतीपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये रियासतें भारत के नक्शे में शामिल हुईं। सबसे पहले पुदुक्कोट्टई की बात करें, ये शायद तीनों में सबसे बड़ी थी। हाँ, पुदुकोट्टई ये मदुरई के उत्तर में और तंजौर के पश्चिम में थी। क्षेत्रफल भी ठीक ठाक था, करीब 1170 वर्ग मील, और जनसंख्या लगभग 5 लाख के आसपास। और इसकी स्थापना 1686 में रघुनाथ राय तोंडमान ने की थी। तो इसका अपना एक लंबा इतिहास रहा है। स्रोत में इसके ऐतिहासिक महत्व पर भी जोर दिया गया है। जैसे वहाँ के तोंडेमान शासकों ने 18वीं सदी में फ्रांसीसियों के खिलाफ, फिर हैदर अली, टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध हुए। जी, और पोलीगर विद्रोहों में भी इन सब मौकों पर उन्होंने अंग्रेजों की काफी मदद की थी। और ये कोई मामूली मदद नहीं थी, अहम सैन्य सहायता थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा बड़ा दिलचस्प निकला। स्रोत बताता है कि इसी वफादारी और मदद की वजह से, और क्योंकि पुडुकोट्टई का वजूद किसी संधि या सनद पर सीधे तौर पर आधारित नहीं था, तो वो 1803 में मद्रास प्रेसिडेंसी के स्थायी बंदोबस्त, मतलब परमानेंट सेटलमेंट के दायरे से बाहर रह गई। अच्छा, जबकि कई दूसरी रियासतें या जमींदारियां उसमें आ गई थी। बिल्कुल, उनकी हैसियत बदल गई, वो जमींदार बन गए। लेकिन पुडुकोट्टई अपना रियासती दर्जा बनाए रखने में कामयाब रही।
ये दिखाता है कि कैसे 100 साल से भी ज्यादा पुरानी घटनाओं का असर आजादी के समय तक दिख रहा था। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, स्रोत कहता है कि पुदुकोट्टई अपने अच्छे प्रशासन के लिए भी जानी जाती थी। जी हाँ, सर ए शेषैया शास्त्री, सर अलेक्जेंडर लॉफ्टस टॉटेनम जैसे बहुत काबिल प्रशासक वहां रहे थे। और रियासत की समृद्धि में नट्टुकोट्टई चेट्टियार समुदाय का भी बड़ा हाथ था। वो वहां के पारंपरिक बैंकर थे। तो कुल मिला के एक ऐतिहासिक, समृद्ध और व्यवस्थित रियासत थी ये। बिल्कुल। लेकिन आजादी के बाद देखिए, माहौल बदल गया था। वीपी मेनन, जो रियासती मंत्रालय में सरदार पटेल के दाहिने हाथ थे, उन्होंने पुदुकोट्टई के शासक को दिल्ली बुलाया। राजा राजगोपाल तंडईमान बहादुर। उनकी उम्र काफी कम थी शायद। हाँ, स्रोत बताता है सिर्फ 26 साल के थे उस वक्त। और जब उन्हें यह प्रस्ताव दिया गया कि रियासत को मद्रास प्रांत में मिला दिया जाए, तो वो और उनके सलाहकार, दस्तावेज कहता है, हक्के बक्के रह गए। जाहिर है, एकदम से अपनी रियासत सौंप देना। हाँ, उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। ये विचार ही उनके लिए शायद चौंकाने वाला था। सदियों पुरानी रियासत। समझ सकती हूँ, ये शुरुआती हिचकिचाहट तो स्वाभाविक लगती है। फिर क्या हुआ? बातचीत आगे बढ़ी? जी, बातचीत आगे बढ़ी। स्रोत में जिक्र है कि सरदार पटेल से राजा की मुलाकात हुई, व्यक्तिगत मुलाकात। शायद वो निर्णायक रही हो। अच्छा। उसके बाद राजा ने पहले विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए, जिससे रक्षा, विदेश मामले, संचार जैसे विषय भारत सरकार को मिल गए। और फिर 29 फरवरी 1948 को उन्होंने पूर्ण विलय समझौते, मर्जर एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर कर दिए। तो मतलब हिचकिचाहट के बाद आखिरकार सहमति बन गई। और फिर प्रशासनिक तौर पर क्या हुआ? कैसे हुआ ये विलय? विलय समझौते के तुरंत बाद 3 मार्च 1948 को प्रशासन औपचारिक रूप से भारत सरकार ने ले लिया। उस समय तिरुचिरापल्ली के जो कलेक्टर थे, वीवी सुब्रमण्यम, उन्होंने चार्ज संभाला। और पुदुकोट्टई का प्रशासनिक दर्जा क्या बना? उसे तिरुचिरापल्ली जिले का ही एक हिस्सा बना दिया गया, एक राजस्व मंडल मतलब रेवेन्यू डिवीजन के तौर पर। तो अब वो एक अलग रियासत नहीं रही, मद्रास प्रांत के एक जिले का अंग बन गई। और शासक के लिए क्या तय हुआ? प्रिवी पर्स वगैरह? हाँ, मद्रास सरकार की सिफारिशों के आधार पर राजा के लिए प्रिवी पर्स तय किया गया, मतलब एक सालाना भत्ता उनके और परिवार के गुजारे के लिए। और उनकी जो निजी संपत्तियां थीं, उन्हें रियासत की संपत्ति से अलग माना गया। ये उस समय लगभग सभी विलय समझौतों में होता था। लेकिन पुदुकोट्टई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? स्रोत कुछ और भी बताता है। विलय के बाद सब ठीक रहा? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। स्रोत साफ कहता है कि विलय के बाद कुछ दिक्कतें आईं। पुदुकोट्टई के कुछ स्थानीय नेताओं ने और लोगों ने भी शायद शिकायत करनी शुरू की। किस तरह की शिकायतें? कि मद्रास सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, उनके इलाके के विकास पे ध्यान नहीं दे रही। उन्हें ऐसा लग रहा था कि विलय के बाद उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनकी अहमियत कम हो गई है। ये तो गंभीर बात है। इस पर कोई एक्शन लिया गया? हाँ, ये बात वीपी मेनन तक पहुंची। उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रूप से दखल दिया। वो मद्रास गए और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिन्हें तब प्रमुख कहते थे, उमांदर पी रामास्वामी रेड्डियार, उनसे मिले। और रेड्डियार ने क्या कहा? उन्होंने मेनन को भरोसा दिलाया कि वो इन शिकायतों को देखेंगे, जरूरी कदम उठाएंगे। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इन आश्वासनों के बावजूद स्थानीय स्तर पर असंतोष खत्म नहीं हुआ, वो बना रहा। तो ये पहलू जरूरी है। ये दिखाता है कि विलय सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होता। बिल्कुल, लोगों की भावनाएं, उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। और कभी-कभी लगता है कि बड़े प्रशासनिक ढांचे में छोटी इकाइयों की आवाज शायद दब जाती है। तो पुदुकोट्टई का अनुभव मिला जुला रहा। ऐतिहासिक महत्व, शुरुआती हिचक, फिर विलय और बाद में कुछ असंतोष भी। चलिए अब दूसरी रियासत पर आते हैं, बंगानपल्ले। इसका अनुभव कैसा रहा? बंगानपल्ले की कहानी, जैसा स्रोत बताता है, पुदुकोट्टई से काफी अलग है। ये एक छोटी मुस्लिम रियासत थी। क्षेत्रफल बहुत कम, सिर्फ 275 वर्ग मील। जनसंख्या भी करीब 40,000 ही थी। और इसका इतिहास? इसकी शुरुआत बीजापुर सल्तनत ने एक जागीर दी थी, उस तौर पर हुई थी। तो आकार में, इतिहास में ये पुदुकोट्टई से काफी अलग थी। तो क्या इसका विलय भी अलग तरह से हुआ? आसान था? हाँ, स्रोत के अनुसार बंगानपल्ले का विलय काफी सीधा और सरल रहा। वहां के नवाब थे फजल ए अली खान बहादुर। उन्होंने बिना किसी खास परेशानी के 18 फरवरी 1948 को विलय समझौते पर दस्तखत कर दिए। अच्छा। और बस कुछ ही दिन बाद 23 फरवरी 1948 को मद्रास सरकार ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। दस्तावेज में किसी बड़ी हिचकिचाहट का या लंबी बातचीत का या बाद में किसी असंतोष का जिक्र नहीं मिलता। ये दिलचस्प है, एक ही प्रांत में लगभग एक ही समय पर दो रियासतों के विलय का अनुभव इतना अलग।
हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। बंगानपले का छोटा आकार, उसकी आमदनी भी सीमित रही होगी और शायद नवाब का रवैया भी यथार्थवादी था। उन्होंने स्थिति को समझा होगा। हो सकता है पुदुकोट्टई जैसी कोई बड़ी ऐतिहासिक विरासत या जटिल प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं थी शायद। संभवतः स्रोत ज्यादा विस्तार में नहीं जाता, पर जो लिखा है उससे यही लगता है कि ये एक सहज विलय था, बिना किसी खास झंझट के। ठीक है, अब तीसरी रियासत संदूर की बात करते हैं। ये तो शायद इन तीनों में सबसे ही छोटी थी। बिल्कुल, संदूर तो मद्रास प्रांत के बीच में एक नन्हा सा द्वीप था। क्षेत्रफल सिर्फ 168 वर्ग मील और जनसंख्या महज 15,814। बहुत ही छोटी रियासत। और ये कहाँ स्थित थी? ये बेलारी जिले के पास थी, पहाड़ियों और जंगल से घिरा हुआ इलाका था। यहाँ कौन सा शासक परिवार था? यहाँ घोरपड़े वंश का शासन था। इनका संबंध सतारा के मराठा भोसले परिवार से भी बताया जाता है। रियासत के जो संस्थापक थे सिद्धोजी, उन्होंने इसे एक स्थानीय बेडर जनजाति के पोलीगढ़ सरदार से जीता था। इसका इतिहास भी दिलचस्प लगता है। स्रोत में कुछ बताया गया है? हाँ, बताया है। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त के शासक शिवराव से संदूर सौंपने को कहा था। क्यों? क्योंकि कंपनी उस समय बसीन की संधि के तहत पेशवा के जो बागी जागीरदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। और संदूर की लोकेशन रणनीतिक रूप से अहम थी। तो क्या कंपनी ने संदूर ले लिया? हाँ, उस समय तो ले लिया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद पेशवाओं का पतन हो गया। तब मद्रास के गवर्नर थे कर्नल थॉमस मुनरो। वो उस इलाके को जानते थे। उन्होंने सिफारिश की कि शिवराव को संदूर वापस दे देना चाहिए। अच्छा। और ऐसा ही हुआ। 1818 में शिवराव को गद्दी वापस मिल गई और फिर 1826 में उन्हें ब्रिटिश सरकार से एक सनद भी मिल गई, जिससे उनकी स्थिति और पक्की हो गई। तो इस नन्ही सी रियासत ने भी काफी उतार चढ़ाव देखे थे। लेकिन आजादी के बाद इतनी छोटी रियासत, इसका स्वतंत्र रहना तो मुश्किल ही रहा होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। स्रोत में वीपी मेनन ने साफ लिखा इस बारे में। उन्होंने कहा कि संदूर का आकार इतना छोटा है, संसाधन इतने कम हैं कि ये शुरू से ही साफ था कि एक अलग इकाई के तौर पर इसका कोई भविष्य नहीं है। मतलब विलय ही एकमात्र रास्ता था। हाँ, मद्रास में विलय ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प था। और इसी सिलसिले में मेनन ने संदूर के शासक को भी बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। क्या वो आसानी से मान गए? पुडुकोट्टई की तरह यहाँ भी हिचकिचाहट थी? स्रोत कहता है कि शासक शुरू में थोड़े अनिच्छुक थे, रिलक्टेंट। शायद अपनी रियासती पहचान, अपना रुतबा, उसको लेकर चिंता रही होगी। स्वाभाविक भी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बातचीत ज्यादा लंबी नहीं चली। उन्होंने भी हालात को समझा और आखिरकार 1 अप्रैल 1949 को विलय समझौते पर दस्तखत कर दिए। और इनके लिए क्या तय हुआ? प्रिवी पर्स कितना था? संदूर के शासक को 90,000 रुपए सालाना प्रिवी पर्स के तौर पर स्वीकृत किए गए। और समझौते की भाषा वही औपचारिक थी जो उस दौर में इस्तेमाल होती थी कि संदूर राज्य और भारत डोमिनियन दोनों के हित में है कि प्रशासन अब डोमिनियन सरकार संभाले। राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुविधा पर जोर। बिल्कुल। स्रोत में एक और बात है संदूर के बारे में कि बाद में इसका प्रशासनिक जुड़ाव बदल गया। हाँ, ये एक बात का डेवलपमेंट है। जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1953 में मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रांत बना, तब बेल्लारी जिले का कुछ हिस्सा, जिसमें संदूर भी था, वो आंध्र में न जाकर तत्कालीन मैसूर राज्य यानी आज के कर्नाटक में चला गया। अच्छा, तो संदूर पहले मद्रास प्रांत का हिस्सा बना, फिर मैसूर राज्य का। जी हाँ। तो हमने तीनों रियासतों पुदुकोट्टई, बंगानपल्ले और संदूर के विलय को देखा। तीनों मद्रास से घिरी थीं, पर तीनों का अनुभव अलग-अलग रहा। वीपी मेनन ने इन विलयों पर, खासकर मद्रास के संदर्भ में, कोई अपनी राय दी है? कोई समग्र टिप्पणी? हाँ, स्रोत में वीपी मेनन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। उनका मानना था कि मद्रास जैसे बड़े और स्थापित प्रांतों में इन छोटी अलग थलग रियासतों का विलय कुल मिलाकर देखें तो काफी सुचारू रूप से हुआ, स्मूथ, और इससे जनता में कोई खास असंतोष भी पैदा नहीं हुआ। पुदुकोट्टई के मामले को शायद वो अपवाद मानते होंगे। हाँ, शायद वो इसका श्रेय देते हैं मद्रास जैसी प्रांतीय सरकारों के पास जो प्रशिक्षित और अनुभवी सिविल सेवक थे और जो मंजे हुए मंत्री थे उनको। उनका मानना था कि एक स्थापित प्रशासनिक तंत्र ने इस पूरी प्रक्रिया को संभालने में बहुत मदद की। ये बात तो समझ आती है। एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा हो तो ऐसी जटिल प्रक्रियाएं आसान हो सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? क्या मुख्य बातें रहीं? देखिए, हमने देखा कि कैसे आज़ादी के फौरन बाद देश को एक करने की एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया चल रही थी। पुदुकोट्टई, बंगानपल्ले, संदूर जैसी रियासतें जिनका अपना अलग वजूद था, उन्हें भारत संघ में शामिल करना था। और ये प्रक्रिया सीधी साट पाट नहीं थी? बिल्कुल नहीं।
स्रोत दिखाता है कि हर जगह एक जैसा अनुभव नहीं रहा। पुदुकोट्टई में हिचक थी, बाद में शिकायतें भी आईं। बंगाना पल्ले का विलय बहुत आसानी से हो गया। संदूर का विलय उसके छोटे आकार के कारण लगभग तय था, फिर भी थोड़ी अनिच्छा शुरू में दिखी। हाँ, और ये सिर्फ कोई प्रशासनिक या राजनीतिक काम नहीं था। इसमें शासकों की व्यक्तिगत भावनाएं थीं, उनकी रियासतों का इतिहास जुड़ा था, भविष्य की चिंताएं थीं और वीपी मेनन जैसे लोगों की कूटनीति भी थी। सही कहा। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था। ये अलग अलग शासन व्यवस्थाओं, संस्कृतियों, लोगों की जिंदगियों को एक बड़े राष्ट्र के साथ जोड़ने की कोशिश थी। इसने उस भारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। बिल्कुल। और वीपी मेनन की वो बात भी अहम है कि मद्रास जैसे अनुभवी प्रशासन वाले प्रांतों में विलय आसान रहा। जी, ये स्थापित व्यवस्थाओं की क्षमता दिखाता है। लेकिन यहीं से वो एक आखिरी विचार भी निकलता है जिस पर हम शायद श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या विचार? देखिए, मेनन ने कहा कि अनुभवी प्रशासन के कारण विलय सुचारू रहा और जनता में असंतोष नहीं था। लेकिन पुदुकोट्टई का उदाहरण हमारे सामने है, जहां विलय के बाद स्थानीय नेताओं ने उपेक्षा की शिकायत की। मेनन ने दखल दिया, मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया, पर असंतोष बना रहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अनुभवी प्रांतीय प्रशासन हमेशा इन छोटी रियासतों के लोगों की जो विशिष्ट पहचान थी, उनकी जो स्थानीय जरूरतें और चिंताएं थी, उन्हें पूरी तरह समझ पाया? क्या राष्ट्रीय एकीकरण की इस बड़ी प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर इन छोटी इकाइयों की आवाज हमेशा सुनी गई? हाँ, यही सवाल है। एकीकरण जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या उस प्रक्रिया में स्थानीय आकांक्षाओं को हमेशा सही जगह मिली? पुदुकोट्टई का मामला सोचने पर मजबूर करता है। ये एक वाजिब सवाल है और शायद इसका कोई आसान जवाब भी नहीं है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि एक विशाल राष्ट्र बनाने की इस बड़ी परियोजना में उन छोटी इकाइयों जिनकी अपनी सदियों पुरानी पहचान थी, उनकी आवाजें, उनकी जरूरतें, वो किस हद तक नए बने ढांचे में समा पाईं? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, आज भी प्रासंगिक है ना? जब हम केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं या बड़े और छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच संतुलन की।